नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद देश में राजनीतिक घटनाक्रम क्या चलता है, कांग्रेस में कितनी अलग अलग तरह की विचारधाराएं आ जाती है और किस डायरेक्शन में नेशनल मूवमेंट को ले जाना है। इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की राय है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी का क्या सोचना था, नेहरू का क्या सोचना था और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रावधान रखे गए, क्या उसके प्रति रिएक्शन था देश का। ये सब पॉइंट्स हम डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ेंगे तो इस आईडी पर वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जो वहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ विच आर कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, इनको आप देख सकते हैं, इनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अभी इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसका सेट 8 कल शाम यानी कि मंडे शाम 7 बजे होने वाला है। तो इसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस क्लास को जरूर अटेंड करें। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉडर्न हिस्ट्री के मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और ये वाला जो अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज वहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पाथफाइंडर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सेकेंड फेज उसका कब, जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस भारत आते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी और कांग्रेस ये आंदोलन चलाती है। 1932 में चलता है, 33 में भी चलता है, लेकिन अब उसके अंदर इतना दम नहीं बचा। 1934 में कांग्रेस और गांधी जी इस मूवमेंट को ऑफिशियली बंद कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सन 34 आते आते वैसे ही ये मूवमेंट पूरा धीमा पड़ गया था। देखो, जनता का जोश 1 साल बना रहता है, 2 साल बना रहता है, 3-4 साल इतना लंबा, इतने बड़े स्तर का मूवमेंट चलाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा स्वदेशी आंदोलन के साथ हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि धीरे धीरे ये फेड ऑफ होने लग जाता है। और 1934 में आपस में ही कांग्रेस में इतने सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये मूवमेंट चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता। अब जब ये मूवमेंट खत्म होता है उसके बाद आगे का क्या रास्ता हो, आज़ादी के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार से कैसे लड़ना है, ब्रिटिश हुकूमत से कैसे जूझना है, इसको लेकर कांग्रेस में 3 राय बनती हैं या 3 तरह के रिस्पॉन्स बताए जाते हैं कि अब भविष्य कैसा होगा। तो पहला, गांधी जी का रास्ता। गांधी जी, आपको याद होगा, पूना पैक्ट के बाद डिसाइड करते हैं कि वो हरिजन उत्थान के लिए काम करेंगे और गांधी जी को लगने लगा था कि सोशल और कंस्ट्रक्टिव काम करना ज्यादा जरूरी है। यानी कि गांव में जाकर लोगों को फिर से जागृत करना, गांव के हैंडीक्राफ्ट्स को वापस रिजुविनेट करना और ओवरऑल विलेजेस को डेवलप करना, ये ज्यादा कारगर स्ट्रैटेजी होगी ताकि जब अगला बड़ा आंदोलन चलाया जाए तब ये लोग उस आंदोलन की नींव बन सकें। तो गांधी जी को लगता था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क बहुत जरूरी है, जैसा उन्होंने पहले भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद भी कहा था 1920s में। वो सेम बातें गांधी जी यहाँ पर रिपीट करते हैं। उनका ये मानना था कि पहले ग्राउंड वर्क तैयार करो, अभी थोड़ा स्लो चीजों को लो, लोगों को तैयार किया जाए ताकि जब अगला मास स्ट्रगल आएगा, जब बड़ा जन आंदोलन आएगा, उस समय जनता तैयार होगी। लेकिन दूसरा धड़ा था न्यू स्वराजिस्ट का। तो जैसा 1920s में स्वराजिस्ट ने कहा था वैसा ही ये नेता कहते हैं कि नहीं, इस तरह का गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव काम करने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक है, सोशल वेलफेयर का काम है, ये अलग से चलता रहे, लेकिन जो तरीका अभी तक हम अपनाते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ स्ट्रगल, बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले जो तरीके थे, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीकों से, प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन, वो मॉडरेट्स वाले जो काम थे, उनको कंटिन्यू करते हैं और चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो 1920 के स्वराजिस्ट की तरह ये नेता डॉक्टर एम ए अंसारी, आसफ अली, सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई और डॉक्टर बिधान चंद्र रे ये कहते हैं कि हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से अपना स्ट्रगल जारी रखना चाहिए। 1934 में चुनाव भी होने वाले थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि जो केंद्र में पार्लियामेंट के बराबर जो बॉडी है उसके चुनाव में हमें हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा ये नेता कह रहे थे। तो इनको कहा जाने लगा न्यू स्वराजिस्ट। तो दीज आर स्वराजिस्ट 2.0, सेकेंड जनरेशन स्वराजिस्ट हैं। इन नेताओं के अनुसार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जैसा आंदोलन लंबे समय तक चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय तक जनता पॉलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं रहती है। देयर इज पॉलिटिकल एपैथी। जब 4 साल कोई आंदोलन चलाएगा ना, तो तीसरे साल आप भी नहीं देखोगे पलट के कि क्या हो रहा है पॉलिटिकल आंदोलन में। तो जनता धीरे धीरे पॉलिटिकल आंदोलन से ऊब जाती है। वो जो एक एनर्जी है वो एक समय तक रह पाती है, 1 साल 2 साल। तो ऐसे में कांग्रेस को अब जन आंदोलन की बजाय पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से जो पहले करते आए थे वो काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनको लगता था कि इलेक्शंस का इस्तेमाल करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएं और जो पॉलिटिकल वर्क है, जो पॉलिटिक्स हम चाहते हैं करना, लोगों का भला करना, वो चलता रहे। और इससे क्या होगा कि लोग भी थोड़ा मॉरली बूस्टेड रहेंगे कि हाँ देखो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर केंद्र में बैठे हैं, सरकार के अंदर उनका कुछ ना कुछ रोल है। ये बात जरूर है कि इनको भी पता था इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ये बात इन्होंने भी स्पष्ट कर दी थी कि इस तरह की पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स या चुनाव लड़ने से बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिलने वाली है। लेकिन
लंबा आंदोलन चले उससे बेहतर यह है कि इस तरह का काम कुछ साल करा जाए और फिर गांधी जी वाला जो आइडिया है यानी कि मास स्ट्रगल होगा वो ठीक है कर लेंगे। तो इनका कहना था कि देखो ये पॉलिटिकल वर्क पे कांग्रेस फोकस करे, ये वाला काम कांग्रेस का नहीं है, लेकिन ये वाला काम जो चुनाव लड़ने का और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से आगे आंदोलन को बढ़ाने का काम है ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। इस बार एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भी था कि राजा जी सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे, गांधी जी के बहुत खास हुआ करते थे, ये 1920s में क्या थे, स्वराजिस्ट के खिलाफ थे। लेकिन इस बार इन्होंने खुद गांधी जी को कहा कि देखो स्वराजिस्ट जो कह रहे हैं वो हमें मान लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने चाहिए। जबकि पिछली बार 1920 में ये खुद इसके खिलाफ थे, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो ये विभाजन इस बार ये नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने गांधी जी को ये कहा कि देखो स्वराजिस्ट की बात मान लो और हमें पार्लियामेंट के अंदर खुद काम करना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़ने चाहिए। इससे पार्टी बिखरने से बच जाएगी, वरना पक्का कांग्रेस के अंदर एक और स्प्लिट हो जाएगा। अब तीसरा अप्रोच किसका था, जवाहरलाल नेहरू और लेफ्टिस्ट नेताओं का। तो इस धड़े में शामिल थे नेहरू और बोस जैसे कद्दावर नेता, ये कांग्रेस के थोड़े जवान नेता थे। राजा जी और ये सारे थोड़े से एजेड नेता थे, मतलब उम्र में इनसे बड़े थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब 40-45 साल के नेता थे। इनको लेफ्टिस्ट नेता कहा जाता था कांग्रेस में उस समय। तो इन्होंने ये कहा था कि ना तो हमें चुनाव लड़कर काउंसिल्स में एंट्री लेनी है और ना ही हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना चाहिए था। ये लोग इससे बहुत नाराज थे। इनको लगता था कि देखो गांधी जी जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं गांव वगैरह में वो ठीक है, अगर गांधी जी को करना है तो वो करें, लेकिन कांग्रेस का मेन काम क्या है, देश को आज़ादी दिलाना। और देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जैसा कोई जन आंदोलन फिर से लॉन्च करना चाहिए। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, क्योंकि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के मास मूवमेंट कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट कौन सा होगा, जो 1919 के पहले, 1920 के पहले कांग्रेस करा करती थी, दैट वाज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट। तो नेहरू और बोस यहां पर कहते हैं कि जैसे सीडीएम और एनसीएम मूवमेंट चलाए गए थे वैसे ही जन आंदोलन फिर से लॉन्च कर देने चाहिए। कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल का गैप आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह के मूवमेंट लॉन्च नहीं करते तो हमारा जो मेन मकसद है देश को आज़ादी दिलाना, उससे हम साइड ट्रैक हो रहे हैं। तो ये जो काउंसिल एंट्री है, चुनाव में पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर चुनाव लड़ भी लेते हो, जीत भी जाते हो, तो फायदा क्या है, आप अल्टीमेटली तो अंग्रेजों की सरकार के अंदर काम कर रहे हो, यू आर कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इन्हें लगता था कि अभी 1934 की जो स्थिति है वो अभी भी क्रांतिकारी स्थिति है, देश के हालात ऐसे हैं कि लोग सपोर्ट करेंगे जन आंदोलन को, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, भारत में भी उसका थोड़ा बहुत असर था। तो देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है और जनता लड़ाई के लिए तैयार है। तो जैसा कि इनको लगता था कि जनता लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, थक गई है जनता, इतने लंबे आंदोलन नहीं चलाए जा सकते इन नेताओं को, लेकिन बोस और नेहरू को लगता था कि नहीं, इस तरह का आंदोलन चलाया जा सकता है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर देना चाहिए। तो ये ना तो चुनाव के फेवर में थे, ना ये गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव वर्क के फेवर में थे, मतलब फेवर इन द सेंस कि कहते थे कि कांग्रेस का काम नहीं है ये करना, तो हमें तो आंदोलन चालू कर देना चाहिए। तो नेहरू को लगा था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हटा दिया गया था और कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात या काउंसिल एंट्री की बात करी जा रही है, ये सब हमारी एक हार है। मतलब नेहरू का ये कहना था, उन्होंने बहुत पब्लिकली उस समय लेख वगैरह लिखे, उसमें ये बातें कही इन्होंने कि एक तरह से कांग्रेस हार मान रही है अगर वो इन काम में चली जाती है, मतलब जो मेन एजेंडा छोड़कर साइड ट्रैक अगर हम हो जाते हैं। एंड ये क्या होगा, रिफॉर्मिस्ट मेंटालिटी। तो हम अभी एक क्रांतिकारी आंदोलन से बाहर निकले हैं और अब हम रेवोल्यूशनरी से रिफॉर्मिस्ट मेंटालिटी की तरफ चले जाएंगे और कांग्रेस इससे 15 साल पीछे चली जाएगी। तो जो 1919 के पहले होता था, कांग्रेस फिर से उसी स्थिति में चली जाएगी अगर हमने ये सब छोड़ दिया। तो 15 साल का जो पूरा काम है वो वापस बैक टू जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपना एक यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। अब इसको आप एक और कंटेक्स्ट में समझिए। नेहरू 1933 से लेकर 36 के बीच का जो इनका फेज है, उस समय ये अपने प्रॉपर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा चुके थे। ये इन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा करी थी। इन्होंने देखा था कि सोवियत यूनियन जैसे देशों में कम्युनिज्म काम कर रहा है, वहां पर काफी आर्थिक तरक्की हुई थी, क्लास स्ट्रगल के बारे में इन्होंने काफी कुछ पढ़ा था। तो ये नेहरू का कम्युनिस्ट फेज कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस इसको कहते हैं दिस इज द मार्क्सिस्ट फेज ऑफ नेहरू। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नेहरू ने कहा कि देखो, सिर्फ एंटी कोलोनियल आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा। अभी भी कांग्रेस का आंदोलन समाज के हर तबके तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जनता की मेन प्रॉब्लम कांग्रेस सरकार नहीं है, जनता की मेन प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। किसकी? एक बड़े तबके की प्रॉब्लम है कि समाज के अंदर अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। तो किसको आपको टैप इन करना है? एक तो किसानों को। तो किसानों का जो आंदोलन है वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ है, तो आप उसको सपोर्ट करो।
उस वक्त तक किसान सभा बन चुकी थी, कई सारी किसान सभाएं थी देश में। 1920s में बहुत जगह किसानों के आंदोलन भी हुए थे। मैंने उस पर एक स्पेशल क्लास ली हुई है, प्लीज उसको जाकर देखना, अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगी। इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास, लेकिन वो एक पूरा अलग ही टॉपिक है, तो उसको मैंने पिछले महीने कवर किया था, प्लीज उसको देखना। उससे ईपीएफओ में क्वेश्चन भी आया था। तो जो किसान सभा बनी थी ना, वो सब कांग्रेस से इंडिपेंडेंट थी। तो नेहरू ने कहा कि हम इनकी मुद्दों को तो सुन ही नहीं रहे, इनकी प्रॉब्लम अलग है, तो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुनो, ट्रेड यूनियंस की जो समस्याएं हैं, वर्कर्स की समस्याएं हैं उनको सुनो, और आंदोलन को ना केवल पॉलिटिकल बल्कि एक क्लास बेसिस के ऊपर भी आप देखो, और इसको क्लास स्ट्रगल को हमें इंटीग्रेट करना होगा कांग्रेस के लार्जर मूवमेंट के अंदर, तभी ये आंदोलन सच में एक जन आंदोलन बन सकेगा। और इसका उपाय इन्होंने क्या बताया कि ये जो किसान सभा और ट्रेड यूनियन है ना, कांग्रेस को इन आंदोलनों में जाना चाहिए और इन यूनियंस को कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये क्या काम करते हैं, कब हड़ताल करनी है, इस पर कांग्रेस का कंट्रोल रहेगा। उस समय कांग्रेस का कंट्रोल नहीं था। लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो ट्रेड यूनियंस को पूरी तरह से चलाती थी। सारे जो मतलब नॉट द लेफ्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के अंदर लेफ्ट राइट अलग है और लेफ्ट पार्टीज कम्युनिस्ट पार्टीज पूरी अलग है। तो वो ट्रेड यूनियन को उस समय पूरी तरह से कंट्रोल किया करती थी, और किसान सभा के भी कई नेता बिल्कुल अलग थे। लेकिन इस विचारधारा के कारण नेहरू कांग्रेस के अंदर अलग थलग पड़ जाते हैं, और नेहरू और गांधी के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो 1935 में नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी छापी थी, इसके कई चैप्टर्स पब्लिश हुए अखबार वगैरह में। तो उसमें इन्होंने लिखा कि मैं गांधी जी से असहमत हूं। अब उस समय गांधी जी एकदम टॉप मोस्ट जनता के फेवरेट लीडर थे, उनके खिलाफ इन्होंने बातें लिखी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे कोई दुश्मनी है, बट इन अ फ्रेंडली टोन ही क्रिटिसाइज कि गांधी जी का तरीका सही नहीं है। गांधी जी का तरीका क्या था? गांधी जी ने दो बड़े आंदोलन चलाए थे, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। दोनों में एक पर्टिकुलर पैटर्न आप देखोगे, पहले आंदोलन करो, उसके बाद सरकार मान जाती है तो सरकार से समझौता कर लो, जो भी कंसेशन सरकार देती है, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ जाते हैं या जो भी मांगे हैं वो मान ली जाती है, उन मांगों को मानकर थोड़ा शांत बैठ जाया जाए। तो पहले चलाओ बड़े बड़े आंदोलन, विगरस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट चलाओ, उसके बाद अपना आंदोलन पीछे खींच लो, और जो ये ट्रूस फेज है यानी कि जहां शांति है वहां पर पॉलिटिकल काम करो, लोगों को जागृत करो, और इससे जनता तैयार होगी अगले आंदोलन के लिए। तो ये जनता अगले स्ट्रगल के अंदर काम आएगी। तो ये इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले यही किया था। नेहरू इस स्ट्रेटेजी से सहमत नहीं थे। नेहरू को क्या लगता था कि ये जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है ये अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि जहां पर उसे अब रुकना नहीं चाहिए, वो ट्रूस वाला फेज आना ही नहीं चाहिए। परमानेंट कन्फ्रंटेशन, पूरे समय बस ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ जाओ कि कॉलोनियलिज्म हटेगा नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो उनको ये लगता था कि ये जो फेज वाला साइकिल वाला तरीका जो गांधी जी अपनाते हैं ना, कि पहले एक बहुत तेज उग्र फेज हुआ, फिर उसके बाद चीजें धीमी पड़ गई, इससे आजादी नहीं मिलने वाली है, और ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। तो ये कॉम्प्रोमाइज हमें करना नहीं है। जब तक पूरी आजादी नहीं मिल जाती तब तक हमें कंटिन्यूअसली आंदोलनरत रहना जरूरी है। तो इनका ये कहना था, नेहरू का ये कहना था कि देयर शुड बी नो स्टेज ऑफ कोऑपरेशन विद इन द कॉलोनियल फ्रेमवर्क, ओनली परमानेंट हॉस्टिलिटी, नॉन कॉपरेशन। पूरे समय नॉन कॉपरेशन आंदोलन चलाओ, पूरे समय सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चलाओ, और ये STS के अंदर से ये हटा दो, T और S, स्ट्रगल करो और जीत जाओ, बस SV, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। तो परमानेंटली सिविल डिसोबीडियंस चलाकर जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक ये पूरा मूवमेंट कंटिन्यू करना जरूरी है। अब ये जो इनकी विचारधारा थी, इसके कारण ये कांग्रेस में दोनों से अलग थलग हो गए। एक तो गांधी जी से वाली विचारधारा से भी अलग हो गए, और दूसरा कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़कर काउंसिल में जाना चाहते थे उनसे भी अलग हो गए। पूरा आसार था कि कांग्रेस स्प्लिट हो जाएगी। गांधी जी को फिर से लगा कि ये 1920s वाला काम हो जाएगा, स्वराजिस्ट अलग हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उस समय भी उनको एक साथ लाया गया था। तो गांधी जी जो है इस समस्या को समझते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मध्यस्थता करते हैं। पहली बात तो वो खुद कांग्रेस छोड़ देते हैं। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा ही नहीं, आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन पार्टी मत तोड़ो, ठीक है। गांधी जी ने कहा मेरा रास्ता साफ है, मैं जाऊंगा आंदोलन छोड़कर वर्धा में एक आश्रम बनाऊंगा और गांव में काम करूंगा, ग्रास रूट्स पे काम करूंगा, मेरा ये मकसद है। वैसे भी गांधी जी इस समय तक 63-4 कुछ एज हो चुकी थी उनकी। तो इन्होंने कहा कि अब मेरा ये वैसे भी यहाँ काम नहीं है, तो जवान नेता यहाँ पर काम संभाले, और आप लोग पार्टी मत तोड़ो लेकिन काउंसिल एंट्री कर लो। फाइनली उनको जो राजा जी की एडवाइस है शायद ठीक लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ लेते हैं, काउंसिल एंट्री कर लेते हैं। और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड स्थापित किया, जो जैसे आज टिकट बांटी जाती है, तो बेसिकली इसने डिसाइड किया कि कौन कहाँ से क्या चुनाव लड़ेगा। और गांधी जी इतने सरप्राइज हो गए थे, इन्होंने अपनी बायोग्राफी में या कहीं तो लिखा था कि मेरे पास रोज चिट्ठियां आने लगी कि मुझे यहाँ से टिकट दिलवा दो, मुझे वहां से दिलवा दो। और मैं हैरान हो गया। गांधी जी ने कहा कि मैं हैरान था कि जो लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर उतरे हुए थे मेरे पीछे पीछे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, अब वो मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में यानी कि काउंसिल में एंट्री दिलवा दो, कांग्रेस का टिकट दिलवा दो। तो गांधी जी को समझ में आ गया था कि अगर देखो चुनाव में कांग्रेस उतरी तो ये करप्शन हो जाएगा,
कांग्रेस जो है वो गवर्न करने के लिए बनी नहीं थी। कांग्रेस का लक्ष्य था देश को आजाद कराना है। इट वॉज नॉट मेंट टू गवर्न द पीपल अलॉन्ग विद द ब्रिटिश लॉर्ड्स। ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ वो देश चलाने में उनका सहयोग नहीं चाहिए था। ब्रिटिशर्स का ये लक्ष्य था कि कांग्रेस ये काम कर ले, लेकिन ये नहीं चाहते थे गांधी जी के ऐसा हो। आ रही है बात समझ में? तो 1934 में AICC की मीटिंग होती है पटना में, और वहां पर ये निर्णय लिया जाता है कि चलो चुनाव तो हम लड़ेंगे और कांग्रेस के खुद के बैनर के तले लड़ेंगे। तो जो नेता चुनाव लड़ना चाहते थे वो स्प्लिट होकर अलग पार्टी ना बना लें, तो इससे बच गए। और 1934 में चुनाव हुए थे, किसके? सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे। याद रखना, राज्यों के चुनाव नहीं थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव थे। ठीक है, तो इन न्यू स्वराजिस्ट को तो शांत कर दिया, लेकिन फिर नेहरू और लेफ्टिस्ट लीडरशिप का क्या? तो गांधी जी ने नेहरू को बोला कि बेटा नेहरू, आप बन जाओ लखनऊ सेशन के अध्यक्ष। और गांधी जी, ऐसा उस समय उनका इतना कैरिस्मा था कि गांधी जी जिसके सर पर अपना हाथ रख दें लगभग वो चुनाव जीत ही जाता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि गांधी जी के आशीर्वाद के बिना कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए। लेट 1920s के बाद से ऐसी स्थिति आ गई थी। तो चाहे उन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, फिर भी गांधी जी ने कहा कि नहीं, नेहरू इज द परफेक्ट लीडर फॉर द पार्टी, तो इनको लीडर बना दो। इससे इनकी कोशिश थी कि लेफ्ट वाला जो धड़ा है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। हालांकि राइट विंग जो था कांग्रेस का, जैसे कि राजा जी, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने गांधी जी की बात मानी एंड नेहरू बिकम्स द प्रेसिडेंट इन 36 एंड 37 के अंदर भी नेहरू ही प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद गांधी जी ने इन नेताओं को ये भी कहा कि देखो, आप लोगों को चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसे हमने हमेशा के लिए बंद नहीं किया है, इसको अभी टेम्परेली सस्पेंड किया है। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में इसको फिर से शुरू कर दें, लेकिन कुछ समय तो दो जनता को, ताकि जनता बीच में तैयार हो सके, मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो लड़ाई हमारी जारी है, ऐसा नहीं है कि हम सिविल डिसोबीडियंस हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। ये बातें गांधी जी ने यहाँ पर स्पष्ट करी। ठीक है, अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने कहा कि देखो, ये सोशलिस्ट और पार्लियामेंटेरियन से लेफ्ट और इस सब के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है, मैं अपना अलग काम करने की चल रहा हूँ। मुझे चरखा चलाना है, देश को बताना है कि चरखा चलाओ, अपने खुद के खादी कपड़े बनाओ और कंस्ट्रक्टिव काम करना है। और खास करके पूना पैक्ट में जो वादा किया था कि हरिजन उत्थान के लिए, समाज में भेदभाव मिटाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए जो मैं काम करूंगा, वो काम मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गांधी जी कांग्रेस को 2 साल के लिए टाटा बाय बाय कह देते हैं। एंड गांधी जी वॉज नॉट वेरी एक्टिव। उनको 1936 में ये वाला जो सेशन था ना, कांग्रेस का सेशन, लखनऊ सेशन, इस समय ये बड़ी मुश्किल से वापस आए थे। बाकी 2 साल गांधी जी बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। यहाँ पर कांग्रेस 75 में से 45 सीटें जीत लेती है, यानी कि मेजोरिटी मिल गई। उस समय जो वाइस रॉय था विलिंगडन, उसने कहा कि दिस इज सिंगुलरली अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट ट्रायम्फ फॉर लिटिल गांधी। मतलब कितना चिढ़ते थे ये लोग गांधी जी से, कि गांधी जी पर पर्सनल टीका टिप्पणी बहुत करते थे कि एक छोटा सा आदमी है गांधी, कद काठी का, ज़्यादा शरीर उसका हष्ट पुष्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी जीत है कि 75 में से 45 सीटें कांग्रेस जीत गई है। हालांकि गांधी जी तो अब एग्जिट ही कर गए थे, उनका तो कोई लेना देना भी नहीं था इस समय कांग्रेस से। अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आती है। तो जिस कानून को बनाने का काम साइमन कमीशन के समय से शुरू हुआ था, साइमन कमीशन क्या करने आया था? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को देखने के लिए कि काम कर रहा है या नहीं और भविष्य में क्या आएगा। तो वो भविष्य का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब जाकर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा छापे गए व्हाइट पेपर का निचोड़ था, उसका निष्कर्ष था। और ये बहुत बड़ा कानून था। इतना बड़ा कानून अंग्रेजों ने कभी नहीं लिखा भारत के लिए। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल थे। और भारत की आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बनता है, उसमें कई चीज़ें इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। और यह बात भी याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भी 3 साल तक भारत का शासन इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हो रहा था। जब तक हमारा संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता 26 जनवरी 1950 को, उस दिन तक भारत में यही वाला कानून था। इस कानून के तहत भारत में शासन चल रहा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1948 में भारत के अंदर कौन सा कानून लागू था, तो ये वाला कानून, GOI एक्ट ऑफ 1935। पाकिस्तान में भी यही लागू था। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1956 में। उनको तो बहुत टाइम लग गया था, तो वहां पर ये वाला कानून 56 तक लागू रहा था। ऑलराइट, आइए अब देखते हैं कि इस कानून में क्या प्रावधान रखे गए थे। सबसे पहला, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। फेडरेशन क्या होता है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, अलग अलग राज्यों से मिलकर एक देश बना है, वैसा ही एक फेडरेशन होगा जिसमें अलग अलग घटक होंगे। कौन से घटक? यानी कि राज्य और प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट से मिलकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, जैसे कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो गया, उस प्रकार का एक देश बनेगा। और इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होंगे। कहने का मतलब यह है कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स को थोड़ी स्वायत्तता दी जाएगी, वैसे भी उनको मिली हुई थी और ज्यादा स्वायत्तता इस नए फेडरेशन के अंदर। लेकिन यह फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। कारण क्या है? देखो,
ब्रिटिश सरकार जो है वो इनको नहीं मना पाई, ये जो राजा महाराजा थे इनको ये मना नहीं पाई। 2 साल तक कोशिश करती रही। 1937 में ये लागू हुआ था, ये वाला कानून एक्चुअली में लागू अप्रैल 1937 में हुआ था। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार, खास करके वाइस रॉय लिनलिथ गो जो आ गया था नया, वो कई राजा महाराजाओं से मीटिंग करता है, उनको बोलता है कि बना लो ना, फेडरेशन के अंदर आ जाओ, ज्वाइन कर लो, साइन कर लो। लेकिन कोई राजा मानते नहीं है। ये इनको पता था कि अगर हम फेडरेशन में आ गए तो हमारी स्वायत्तता थोड़ी कम हो जाएगी। इनको पता था कि उनके पास अभी ज्यादा स्वायत्तता है और फेडरेशन में आने के बाद अल्टीमेटली जो केंद्र में होगा वो कुछ तो रूल कर ही सकता है ना। मतलब इतने ऐसा थोड़ा है कि आज यूएस के अंदर स्टेट इतना पावरफुल है कि राष्ट्रपति की भी ना सुने। ठीक है, पावर्स बहुत हैं, शक्तियां बहुत है यूएस के अंदर, लेकिन इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि जो चाहे वो कर ले। और जब अमेरिका में कुछ राज्यों ने जो चाहे जो कर ले करने की सोची थी, तब वहां पर गृह युद्ध हो गया था, अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ गया था 1861 में। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को पता था कि देखो अगर हम इस फेडरेशन में घुस गए तो, और मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई भविष्य में, तो हमें कांग्रेस पार्टी के कदमों के नीचे चलना पड़ेगा। तो ये प्रिंसली स्टेट्स कभी इसको ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। तो ये फेडरेशन एनविसाज किया गया, सोचा गया कि बनाया जाएगा, लेकिन ये कभी बन नहीं पाया। और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाता है, उसके बाद ये सब साइड ट्रैक हो गया मामला। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का एक ही लक्ष्य था, जैसे भी करके राजा महाराजाओं की सेनाओं का इस्तेमाल किया जाए। प्रिंसली स्टेट्स के पास बहुत सारी सेनाएं थी, तो उनके सैनिकों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए किया जाए, तो फिर उनको नाराज नहीं कर सकते। तो ये आइडिया ही इन्होंने 1939 में ड्रॉप कर दिया। तो ये उस वक्त भारत का नक्शा है, आप देख सकते हो। जो पिंक कलर में एरियाज हैं, ये डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के द्वारा रूल किए जाते थे। ऑलमोस्ट 60% एरिया ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और ऑलमोस्ट 40% एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अधीन था। खास करके यहाँ पर राजपूताना, गुजरात, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और बलूचिस्तान, ये कुछ बड़े बड़े प्रांत, बड़े बड़े एरियाज थे जो डायरेक्ट प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा रूल किए जाते थे। और डायरेक्ट शासन जो है वो मेनली यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, सिंध, पंजाब, इन प्रोविंसेस के अंदर ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट सरकार थी। इस कानून का अगला बड़ा निर्णय था कि देश में जितनी भी शक्तियां होती है, सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, उनको 3 तरह से बांटा जाएगा। पहला, फेडरल लिस्ट। फेडरल का मतलब कि केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां होंगी, तो 59 सब्जेक्ट ऐसे रखे गए जिन पर कोई भी कानून या कोई भी निर्णय लेना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी, प्रोविंशियल लिस्ट। इसमें 54 सब्जेक्ट थे, यानी कि जो काम राज्य के स्तर पर हो सकते हैं उनका पावर पूरी तरह से राज्य को दे दो। तो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे आज भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। बाय द वे हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही फॉलो किया है, मतलब ये यहीं से हमने आइडिया लिया था। तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है, उस पर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ओवरराइड किसका कानून करेगा? फेडरेशन का। तो यहां पर 3 तरह से शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है कि कौन किस पर कानून बना सकता है, केंद्र या राज्य, और कुछ दोनों के लिए कॉमन रखे गए कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में। और ये सेम चीज हमारे अपने संविधान में आजादी के बाद रखी गई है। फिर आ जाता है डायरकी। अगर आपको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स याद हो तो उस समय राज्य के स्तर पर डायरकी लाई गई थी, यानी कि 2 तरह के मंत्री, भारत के मंत्री यानी कि भारतीय लोग, और दूसरे जो अंग्रेज अपॉइंट करते थे वो वाले मंत्री। अब इस बार ये डायरकी केंद्र में लाई जाती है। तो डायरकी एट द स्टेट इन 1919 एंड डायरकी एट द सेंटर इन 1935। तो 1935 में क्या निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो रिजर्व्ड हैं। किसके लिए रिजर्व्ड हैं? अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किए गए मंत्रियों के लिए। तो गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय उसका पूरा नाम होता था, जब वो काउंसिल में बैठेगा तब वो गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल और उसके काउंसलर्स जो हैं वो कुछ मंत्रालय अपने अधीन रखेंगे और ये कहलाएंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, ये सब भारतीय मंत्रियों को नहीं दिया जाएगा, ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं या कुछ ऐसे विभाग हैं जो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो डायरकी केंद्र में इस तरह से स्थापित कर दी जाती है, लेकिन राज्य के स्तर पर जो 1919 में स्थापित करी थी उसको हटा दिया जाता है। तो डायरकी इज अबॉलिश्ड एट द प्रोविंस लेवल बट इंट्रोड्यूस्ड एट द फेडरल लेवल। आई बात समझ में? एमसीक्यू में यहां बहुत कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से पढ़ के जाना इसको। अगला निर्णय लिया गया कि 11 बड़े प्रांतों में से 6 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में एक और सदन जोड़ा जाएगा और बाई कैमरल उन्हें बना दिया जाएगा। बाई कैमरल का मतलब है कि एक ही असेंबली में 2 अलग अलग हाउसेस हैं। तो जैसे होता है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद होती है हमारे आजाद भारत में। तो उस समय वो ये नाम ये नहीं थे, बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम है। तो 6 प्रांत हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, असम, इनको बाई कैमरल बना दिया जाता है। तो लगभग जितने भी बड़े बड़े आबादी वाले प्रांत थे उनको बाई कैमरल बना दिया गया। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर ये डायरकी तो हटा दी गई, लेकिन जो
गवर्नर्स हैं उनको थोड़ी सी और आज़ादी दे दी, उनको और स्वायत्तता दे दी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, यानी कि राज्य के स्तर पर स्वायत्तता बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये स्वायत्तता जो है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि गवर्नर जो हैं, जो ब्रिटिश होते थे, उन्हीं के पास सारे अधिकार थे। तो अगर कोई भारतीय मंत्री हैं और वो कुछ सुझाव दे भी रहे हैं तो उनका सुझाव मानना जरूरी नहीं है। तो असलियत में गवर्नर ही सर्वशक्तिमान था। लेकिन कहने को अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर कहा कि देखो, हमने प्रांतीय सरकारों को पूरी तरह स्वायत्त बना दिया है और यहाँ पर भारतीय मंत्री भी रहेंगे। तो कहने को भारतीय मंत्री थे, लेकिन इन रियलिटी द रियल पावर वॉज विद द गवर्नर। तो गवर्नर के पास ही सारी इंपॉर्टेंट शक्तियां थी। लेकिन इस सब के बावजूद प्रांतों में चुनाव होते हैं और इस नए कानून के तहत 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में इसके लागू करके इन प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं और कांग्रेस इन चुनावों में हिस्सा लेती है और ज्यादातर प्रांतों में चुनाव जीत भी जाती है। तो कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी सरकार बना दी। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस इन चुनावों में जीत जाती है, काफी बड़ी सफलता इसको मिलती है। अगला है सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा। तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट चालू हुए थे और वो यहाँ पर भी कंटिन्यू करे जाते हैं, सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पूना समझौता हो चुका था। डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन मिल जाएगा प्रांतीय स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, दोनों जगह पर। फिर कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया जाता है, जैसा आज सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट शब्द मत लिख देना कहीं आंसर में, क्योंकि वो गलत होगा। फेडरल बस आपको इक्विवेलेंट बताना चाह रहा हूं। तो उसको कहते थे अंग्रेज फेडरल कोर्ट। यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 6 जजेस होंगे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई इसी कानून के तहत और इसका सुझाव दिया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपीएससी का प्रीलिम्स में। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के तहत आरबीआई की स्थापना करी गई। भारत में करेंसी को रेगुलेट करने के लिए और फिर पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजादी से भी पुराना है, 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। इस कानून के तहत भारत के प्रांतों में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। कई नए प्रांत बनाए गए, जैसे सिंध को बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया। तो ये वाला सिंध का एरिया है, ये पहले डायरेक्टली यहाँ बॉम्बे से गवर्न होता था, लेकिन आप देख रहे हो कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो इसको अलग कर दिया, नया प्रांत बना दिया। फिर बिहार एंड उड़ीसा एक प्रांत हुआ करता था। 1912 में अगर आपको याद हो, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स किया था, उस समय बिहार एंड उड़ीसा एक अलग प्रांत बना दिया था। तो बिहार एंड उड़ीसा एक अलग प्रांत था, इनको भी अलग किया गया। ये पहले एक साथ गवर्न होते थे, लेकिन अब बिहार अलग और उड़ीसा अलग, इस तरह से गवर्नेंस होने लगी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को एक पूरी अलग कॉलोनी बना दी इन्होंने। बर्मा पहले भारत के साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ दिल्ली से ही बर्मा का भी काम देखा जाता था, लेकिन अब बर्मा बहुत दूर था, इसके मुद्दे ही पूरे अलग थे। वहां पर भी एक आज़ादी का आंदोलन था, तो इन्होंने बर्मा को एक पूरा सेपरेट कॉलोनी बना दिया। और एक छोटी सी कॉलोनी थी एडन। तो आपको अगर पता हो, गल्फ ऑफ एडन का अगर आपने नाम सुना है, इस मैप में आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट यहाँ बस इधर कहीं एडन है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन है। तो ये एडन जो है एक पोर्ट था और बस छोटा सा एक पोर्ट इनके कब्जे में था। इसका मेन मकसद यही था कि इट यूज्ड टू वर्क एज एन आउटपोस्ट। तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए उन्होंने वहां पर अपना एक मिलिट्री स्टेशन, नेवल स्टेशन बना रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो एडन जो है ये भारत से ही गवर्न होता था, बॉम्बे के अधीन आता था पहले, लेकिन इसको भी एक अलग कॉलोनी बना दिया जाता है। सो इट बिकेम अ सेपरेट क्राउन कॉलोनी। तो बर्मा का याद रखना, बर्मा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, एडन को कब अलग किया गया और सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया। तो ये सब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में होता है। फिर देखिए, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो इलेक्शंस पहले भी थे, 1909, 1919 में भी इलेक्शन थे, लेकिन बहुत लिमिटेड थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था। फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड थी, यानी कि बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। केवल कोई टैक्स पेयर्स या अमीर लोग हैं वोट दे सकते थे। इस बार वोट देने का अधिकार जो है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, जिससे ज्यादा लोग वोट दे सकें। तो पहले जहां 70 लाख लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे, अब 1937 के चुनाव में 35 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 50 लाख लोग चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। भारत की आबादी का अभी भी ये एक केवल 10वां हिस्सा है। भारत की आबादी लगभग 30-35 करोड़ थी, तो उसका ये 1/10 ही है, बट स्टिल पहले के मुकाबले तो ज्यादा है। 7 से 35 तो हुआ। तो इससे चुनाव जो है काफी बड़े स्तर पर हुए थे 1937 में। लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था और इसकी सबसे ज्यादा आलोचना क्यों हुई थी? इसने भारत के भविष्य के बारे में कोई जिक्र नहीं था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे नहीं देंगे, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। एटलीस्ट 1919 में वो मोंटेगू ने डिक्लेरेशन तो कर दिया था कि भारत के अंदर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कुछ तो कहा था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा। डिमांड तो पूर्ण स्वराज की थी, लेकिन अब कांग्रेस को ये लग रहा था कि कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो ये लोग दे ही देंगे, पर नहीं दिया। और ना ही इसका कोई जिक्र किया कि कब देंगे।
भाई ऐसा भी कह सकते थे कि 10 साल बाद इसके लिए हम फिर से रिव्यू करेंगे और 10 साल बाद दे देंगे, लेकिन ना तो कोई डोमिनियन स्टेटस का जिक्र और ना ही भविष्य में कोई और कंसेशंस दिए जाएंगे, कुछ और स्वायत्तता दी जाएगी भारत को, इसके बारे में भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया जाता है। ब्रिटिशर्स की उम्मीद क्या थी? इस कानून को जब वो लाए थे तो उन्होंने बहुत गहरी चाल चली थी। देखो, डिवाइड एंड रूल में ब्रिटिशर्स से एक्सपर्ट कोई नहीं था पूरी दुनिया में। तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि प्रांतों को स्वायत्तता दे देंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं राज्यों में वो ताकतवर हो जाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद वो केंद्र के कांग्रेस लीडरशिप की नहीं सुनेंगे। नेहरू, गांधी, बोस, इनकी कोई नहीं सुनेगा। इनको लगता था कि हो सकता है कि बोस को मुख्यमंत्री बना दें बंगाल का, तो बोस उसके बाद फिर केंद्र की लीडरशिप की बिल्कुल बातें नहीं सुनेंगे और कांग्रेस में बिखराव आ जाएगा और कांग्रेस अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी। इनको ऐसा लगता था कि प्रोविंशियल कांग्रेस लीडर्स सेंट्रल लीडरशिप से अलग हो जाएंगे और फिर एक बार उनको अगर स्वाद लग गया चुनाव का, पावर का, सत्ता का अगर स्वाद लग गया, तो उसके बाद वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे और कभी भी वो सत्ता अपनी छोड़ना नहीं चाहेंगे और इसीलिए अपने एरिया को बचाने के लिए वो कांग्रेस ही छोड़ देंगे। तो ये अंग्रेजों का अल्टीमेट गोल था। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 1939 में कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप के कहने पर जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी सबने इस्तीफा दे दिया। 1939 में सारी कांग्रेस की सरकारें गिर गई थी। और क्यों गिरी थी? क्योंकि सबने इस्तीफा दे दिया था। किसके कहने पर? केंद्र की लीडरशिप के कहने पर। तो कांग्रेस की अथॉरिटी जो है, इनका लक्ष्य ये था कि एक ऑल इंडिया लीडरशिप कमजोर हो जाए, लेकिन वो कमजोर हो नहीं पाई। अब 1935 के एक्ट को कांग्रेस ने स्वीकारा या नहीं? जी नहीं, कांग्रेस ने इस 1935 के एक्ट को पूरी तरह से नकार दिया। कारण, ना तो इसमें कोई डोमिनियन स्टेटस की बात थी, ना ही पूर्ण स्वराज। अब तो डिमांड पूर्ण स्वराज की हो चुकी थी। पूर्ण स्वराज छोड़ो, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिला और पहले के मुकाबले थोड़ी राइट्स कम कर ली, जैसे स्टेट्स में डायर की हटा दी गई। तो कांग्रेस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, इस एक्ट को आप अपने पास रखिए, हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप ये गारंटी करो कि एक संविधान सभा बनेगी जो आजाद भारत का संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा की बातें होनी शुरू हो गई। और इस संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा? लोग चुनेंगे कि संविधान बनाने के लिए कौन मेंबर जाएंगे, तो उसके लिए चुनाव करवाओ, हमें तो उसके लिए चुनाव चाहिए, और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, यानी कि हर वो व्यक्ति जो 18-20 साल का है वो वोट दे सके, जो भी एडल्ट है, और फिर हम बनाएंगे संविधान और उसके बाद बनेगा इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कांग्रेस की डिमांड थी। तो 1935 के एक्ट पर कुछ टीका टिप्पणियां करी गई, वो देख लो, कभी पूछ सकते हैं। स्टेट पीसीएस वगैरह इस तरह के सवाल बहुत पूछते हैं। तो नेहरू ने इस कानून को कहा था, इट इज अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजों के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे गए थे कि गवर्नर की पावर क्या होगी, वाइस रॉय की पावर क्या होगी। तो अंग्रेजों के लिए बहुत सारे सेफगार्ड थे, तो इसीलिए नेहरू ने इसको कहा कि इट इज अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स। लेकिन इंजन तो है ही नहीं, आगे बढ़ने की तो ताकत ही नहीं है। एंड दिस इज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो ये तो गुलामी का डॉक्यूमेंट है। जिन्ना भी इससे खुश नहीं थे। हालांकि जिन्ना की जो 14 पॉइंट्स की डिमांड थी ना, वो उसमें से कई पॉइंट्स यहाँ स्वीकार हो गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह तो मिल ही रहा था, और जिन्ना की कई पॉइंट्स वहां पर स्वीकार हो जाते हैं 1935 के एक्ट में। बट फिर भी जिन्ना खुश नहीं थे, क्योंकि जिन्ना अब धीरे धीरे अलग देश की डिमांड की तरफ बढ़ रहे थे। तो जिन्ना ने भी इस कानून की आलोचना करी थी 1935 एक्ट की, और ये कहा कि ये पूरी तरह से सड़ा हुआ है, इट इज थॉरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो कुल मिलाकर ना तो कांग्रेस और ना मुस्लिम लीग इससे खुश होता है। कुछ ऐसे तबके थे जो इसको स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि एक लिबरल पार्टी थी जिसके लीडर थे तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने इस कानून को एक्सेप्ट किया था, इसका स्वागत किया था कि ठीक है, कुछ तो ज्यादा मिल रहा है, पहले के मुकाबले तो हमें नई चीजें मिल रही है, ये कहकर इन्होंने इसको स्वीकार किया था। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू का जिक्र मैंने किया था ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, याद है? एक छोटी सी पार्टी थी, लिबरल पार्टी इनकी, उसने इसका स्वागत किया था। अब आ जाओ कांग्रेस के एक इंटरनल डिबेट पर, ये दूसरा डिबेट है। तो देखो, कानून आ गया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, और इसमें प्रांतों को स्वायत्तता देने की बातें करी गई। ये कहा गया कि चुनाव होंगे, 1937 में चुनाव की घोषणा भी हो जाती है। तो अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि चुनाव लड़ें या ना लड़ें। देखो, 1934 वाले तो इन्होंने लड़ लिए थे, लेकिन याद रखना वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव थे। अब पूरे भारत में राज्यों में चुनाव है, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये एक तरह से एमएलए का चुनाव है और पूरे भारत में एक साथ होगा, इस तरह का चुनाव था। तो अब राष्ट्रवादी नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में एक चर्चा छिड़ गई कि चुनाव तो ठीक है लड़ लेंगे, पहले भी लड़ लिया 1934 में, लेकिन वहां पर सरकार बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, केंद्र में। लेकिन यहां तो यहां अगर चुनाव जीत गए तो यहां सरकार बनानी पड़ेगी, प्रांत की सरकार आप चलाओगे, एक तरह से प्रांत का मुख्यमंत्री आप चुनोगे। तो ये तो वैसा हो गया कि आप पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के सिस्टम के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर तो आप केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन यहां पर कोई सरकार बनाने या प्राइम मिनिस्टर जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। पर अब अगर प्रांतों में हम जीत जाते हैं और मेजोरिटी मिल गई, तो क्या हम सरकार बनाएंगे, या फिर हम चुनाव जीतकर बोलेंगे कि अब हम नहीं खेल रहे?
तो फिर से यहां पर वही पुराना डिबेट, नेहरू, बोस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहते हैं कि नहीं, हमें मंत्री पद एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, चुनाव लड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद सरकारें नहीं बनानी चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि अगर हमने सरकारें बना ली तो फिर कांग्रेस जनता के लिए कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस को तो वही दमनकारी कानून फॉलो करने पड़ेंगे जो अंग्रेज बनाते हैं। सो इट वुड बी कोऑपरेटिंग विद द रिप्रेसिव अपैरेटस ऑफ द कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म यानी कि जो हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत है, उसके अधीन काम करके उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, तो ये सरकार सही नहीं होगी और ये जनता के खिलाफ सरकार होगी। ऑफिस एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जो अभी क्रांति का जो पूरा मूवमेंट है ना, ये खत्म हो जाएगा, रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर हमारा पूरा खराब हो जाएगा और 1920 से जो काम चल रहा है वो पूरा हम उसको जीरो कर देंगे, ऐसा नेहरू, बोस और कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट नेताओं का कहना था कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो इनका क्या कहना था कि असेंबली में जाओ, चुनाव जीतो कोई दिक्कत नहीं है, असेंबली में जाओ, प्रांतीय असेंबलीज में जाओ और वहां पर कुछ काम मत करने दो, डेडलॉक लगाओ, यानी कि धरना करो, प्रदर्शन करो, नारेबाजी करो, वहां पर काम मत होने दो और 1935 के कानून को चलने ही मत दो, मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू वर्क। तो ये क्या, किसके विचार हैं ये? उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, स्वराजिस्ट, याद आया? ये वही वाले विचार हैं, इस फेवर में अब ये आ चुके थे कि ठीक है। तो नेहरू इतना तो अब मान गए थे, 1934 में तो कह रहे थे कि चुनाव भी नहीं लड़ना है, लेकिन अब चुनाव लड़ने पे तो सहमति बन गई थी, अब कह रहे थे कि आगे सरकार मत बनाओ कम से कम। दूसरी तरफ कई नेता इस फेवर में थे कि कांग्रेस को चुनाव जीतकर सरकार बनानी चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि देखो, अभी भारत की आजादी का आंदोलन एक ऐसे फेज में है जब जन आंदोलन पॉसिबल नहीं है। अभी 2-3 साल पहले ही जन आंदोलन खत्म हुआ है, तो जब तक जनता तैयार नहीं है तब तक चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव की मदद से हम अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। भाई अगर सरकार हमारी बनती है, मंत्री हमारे होते हैं, तो हम काम कर सकते हैं ना, गांव का उत्थान कर सकते हैं, हरिजन उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, शराबबंदी कर सकते हैं, किसानों के भलाई के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क में रहते हुए भी जनता की भलाई के लिए कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस की सरकारें काफी कुछ कर पाएगी। तो अगेन यहाँ पर वही डिबेट है, एसटीएस और एसपी वाला, वही डिबेट जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इनको ऐसा लगता था कि देखो, आजादी तो नहीं मिलेगी, ये पता है कि सरकार बनाने से देश आजाद नहीं हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि अभी देश का माहौल ऐसा है कि कांग्रेस को सरकारें बनानी चाहिए, ऐसा कई नेताओं का मानना था। तो देखिए, इसी गहमा गहमी में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है 1936 का। लखनऊ अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को क्यों अध्यक्ष बनाया गया था मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। गांधी जी लेफ्ट विंग के नेताओं को शांत करने के लिए नेहरू की लीडरशिप को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपके धड़े को हम लीडरशिप दे देते हैं। नेहरू ने यहाँ पर कांग्रेस को कहा कि सोशलिज्म को ऑफिशियल गोल बनाओ, अपना समाजवाद को ऑफिशियल गोल बनाओ, कि कांग्रेस जब देश आजाद करने के बाद सरकार बनाएगी या जब भी संविधान बनेगा तो भारत एक सोशलिस्ट देश बनेगा। इस डिमांड को सुभाष चंद्र बोस और जो जितने भी लेफ्ट विंग नेता हैं वो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो राइट विंग कंजर्वेटिव नेता हैं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, ये सब इसके खिलाफ थे। इनका ये कहना था कि अभी सोशलिज्म की बात ही क्यों है, पहले देश तो आजाद करा लो, उसके बाद हम देखेंगे ना कि कैपिटलिज्म चाहिए, समाजवाद चाहिए देश को, तो ये डिसीजन बाद के लिए होना चाहिए। लेकिन खैर ये आपस में टसल चल ही रहा था। दूसरा मुद्दा ये था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत चुनाव होने वाले थे। तो चुनाव होने थे 1936 दिसंबर से लेकर फरवरी 1937, यानी कि जो सर्दियों का टाइम होता है, विंटर ऑफ 1936-37, उस समय ये चुनाव होना था। तो ये सेशन जो है, लखनऊ सेशन बाय द वे जुलाई में हुआ था, ठीक है, ये दिसंबर वाला सेशन नहीं है। कांग्रेस के जो 36-37 वाले सेशन है वो गर्मियों में हुए थे, तो दोनों ही सेशन जुलाई के समय हुए थे। तो इस सेशन में ये भी डिसीजन लेना था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो नेहरू का ऑपोजिशन था, लेकिन वो भी यहाँ मान जाते हैं कि ठीक है चलो चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो डिसीजन हम बाद में लेते हैं, कि एक बार पहले चुनाव लड़ते हैं। और नेहरू तो खिलाफ ही थे कि सरकारें नहीं बनानी है, लेकिन ऑपोजिशन दूसरे नेताओं का इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा ठीक है, एक बार हम चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ये तय करेंगे कि सरकारें बनाएंगे, ऑफिस एक्सेप्टेंस होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद 37 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस जीत जाती है और इन चुनाव के जीतने के बाद कांग्रेस का अगला सेशन होता है अगेन जुलाई 1937 में, और ये सेशन हुआ फैजपुर नाम की जगह। फैजपुर कहाँ है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर आता है फैजपुर, छोटा सा गांव है। पहली बार कांग्रेस का कोई सेशन गांव में हो रहा था। अभी तक कांग्रेस के सारे सेशन शहरों में हुआ करते थे, ये पहली बार गांव में सेशन हो रहा था, क्योंकि अगेन कांग्रेस को लगता था कि गांव को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। तो इस सेशन में भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के पास थी, और क्योंकि ज़्यादातर जगह वो चुनाव जीत गए थे तो अब ये डिसीजन होता है कि सरकारें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो कांग्रेस सारे प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और उन्होंने अपने चुनावी वादों में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या प्रोमिस किए थे कि 1935 के कानून को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे थे। सिविल लिबर्टीज़ रहेंगी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाएगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगी, किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, किसानों के लिए रेंट और रेवेन्यू को कम करेंगे।
रूरल डेट, ग्रामीण एरिया में जो डेट की समस्या है, ऋण की समस्या है, उसको सॉल्व किया जाएगा। आसान दरों पर लोन उपलब्ध होगा। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार होगा, हड़ताल करने का अधिकार होगा, जो उस वक्त तक नहीं था। तो ये सब कांग्रेस के वादे थे। हुआ क्या, कांग्रेस 2 साल काम करती है, लेकिन अल्टीमेटली 1939 में कांग्रेस की सारे मंत्री, सारी सरकारें इस्तीफा दे देती हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो इसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी एक बार इतना याद रख लो कि ये सब जब हो रहा था, अभी आज जो मैंने आपको बताया, उस समय भारत में वाइसरॉय कौन था? वेलिंगटन। तो वेलिंगटन 1931 में आया था, अरविंद के बाद। गांधी अरविंद समझौता जब हुआ था मार्च 1931 में, उसके 1 या 2 महीने बाद ही अरविंद को यहाँ से वापस बुला लिया गया और उसके बाद भेजा जाता है वेलिंगटन को। वेलिंगटन के कार्यकाल में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब कुछ इसके कार्यकाल में होता है। और ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनमें क्रोनोलॉजी के सवाल बनेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब 1937 वाले इलेक्शंस से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत तक का जो पूरा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करो। हमारे आधे दर्शक अभी भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो हमारी आधी व्यूअरशिप अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रही है। सो वो डेटा हमें बता देता है यूट्यूब, तो आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं ले रहे हैं। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स जो लोग मतलब बहुत हज़ारों लाखों रुपए लेकर चार्ज करके पढ़ाते हैं उसे, वो पूरा हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक लिमिट है। आप लोग कहते हो कि ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, तो आई हैव टू टीच मल्टीपल थिंग्स। मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी लेता हूँ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसा है कि देखो, एक महीने में सब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ कवर होगा। जब चैनल स्टार्ट किया था तब भी यही कहा था कि 2022 के लिए सब कुछ पढ़ाएंगे, तो उसके लिए सब कुछ पढ़ा देंगे। अब आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, बाकी आप लोग सब समझदार हैं और अनअकैडमी ऐप पर आप हमसे जुड़िए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो सभी लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी ऐप पर, और यहाँ 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक में एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है। जो भी कोर्स आप लेते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, उसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपको नोट्स मिलेंगे। 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको नोट्स मिलते हैं, आपको ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाएगा, और जो भी कोर्स लोगे उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा 1 ईयर कोर्स है दैट विल कॉस्ट यू 44,000 रुपीज़, जीएस का जो कोर्स है, और ये आपको ईएमआई पर मिल जाएगा। और 1 साल का कोर्स लोगे तो नोट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। हर हफ्ते नया बैच बनता है, तो 6 अक्टूबर से ये बैच बन रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं के बैचेस बनते हैं। मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी मेरा एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स ऑनगोइंग है, लेकिन अब इसको ज्वाइन मत करना क्योंकि अब वी आर टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स मेरा आ रहा है 20 सितंबर से, मेरा नया प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्लस कोर्स मैं दिसंबर में लेने वाला हूँ। दिसंबर में स्टार्ट होगा, ये हो चुका है, इट इज़ फाइनल। ठीक है, वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 22 और 23 के जो बैचेस हैं उसमें क्या पूरा प्लान रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। आप ऐप पर जाकर उसको डिसाइड कर लिया है, उसको ऐप पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म पर आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। रेज हैंड जैसे ऑप्शंस हैं स्पेशल क्लासेस में, प्लस क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।